नमस्ते बच्चों, कैसे हम सब लोग। बच्चों, अब हम करने वाले हैं एसएसटी पेपर 4 का सेक्शन डी। ओके, तो बाकी पेपर्स अपलोड हो चुके हैं एंड सी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं पेपर्स अपलोड करती हूँ। बिकॉज क्या है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं आंसर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेरीफाई करती हूँ और जो ईजी लगे, आपको जल्दी से लर्न हो जाए और वैल्यूएबल लगे, वो आंसर्स थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके लिए वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है आने में। मुझे पता है बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम पेपर जल्दी अपलोड कीजिए, बट आई एम ट्राइंग। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं हम लोग। सेक्शन डी 35 क्वेश्चन 4 मार्क का जो है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वर द पायोनियर्स ऑफ द वास्तुशास्त्र, विच इन्फॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन द वास्तुशास्त्र। ठीक है, तो पायोनियर्स मतलब कि शुरुआत किसने की थी, ठीक, कौन थे उसकी नींव रखने वाले। तो जैसे नाम दिया हुआ है ब्रह्मा, ओके, नारद, बृहस्पति, भृग, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, वहामीर। ठीक है, तो ये कुछ नाम है। तो ये है पायोनियर इस इंडस्ट्री के नॉन इंडस्ट्री, ठीक है, ये वास्तुशास्त्र के। ओके, अब इन्फॉर्मेशन बताइए, कह रहे हैं कि विच इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द वास्तुशास्त्र। देखिए, वास्तुशास्त्र का मतलब क्या होता है, आर्किटेक्ट। ठीक है, ये मैंने पिछले वाले इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन था, मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया था, जिन्होंने सुना होगा। तो उसके अंदर जैसे हमारे पुराने अगर हम बात करें इंडिया के इतिहास की, तो वास्तुशास्त्र का हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रोल है। अब आपके आसपास देखना, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, ठीक है, मंदिर का डायरेक्शन किस में कहाँ होना चाहिए, सूरज के डायरेक्शन से मुख मिलना चाहिए मंदिर का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप कहीं पे मंदिर देखेंगे ना, तो उसमें ऐसा वो डायरेक्शन होता है कि जहाँ से सूरज की पहली किरण जो है मंदिर में आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हम एक प्लेस डिसाइड करते हैं, ओके, और ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो इंडिया का जो नॉलेज है रिगार्डिंग द वास्तुशास्त्र बहुत ज़्यादा है और बेसिकली इसका प्रभाव तो बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारा इसका। तो अगर हम इस पे बात करते हैं, तो जैसे घर कैसे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, टेम्पल्स, उनका डायरेक्शन, उनका जो अंदर आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ तक कि मूर्ति किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसके अंदर जो घंटी होती है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, पंडित कहाँ बैठना चाहिए, वो हर एक चीज़ होती है। ठीक है, जो पैलेसेस होते हैं, महल जो बनाए गए थे, जो फोर्ट्स बनाए गए थे, वो सब इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए गए थे। और वह मिहिर जो है, उन्होंने वास्तुशास्त्र का बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है उनकी खुद की बुक में, बृहद संहिता, ठीक है, वो किताब में। देन उसके बाद लेट इन 15th सेंचुरी, राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट इन द प्रीवियस वर्जन्स। अब देखिए, धीरे धीरे बदलाव तो होते ही हैं, जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है हम लोग चीज़ों में रिविजन्स रिवाइज करते जाते हैं उन चीज़ों को। तो ट्रेडिशनल बिलीफ के हिसाब से विश्वकर्मा इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। तो उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शन में डिवाइड कर लिया था। अब ये सेक्शंस जो हैं वो आपको बताते हैं रिगार्डिंग लोकेशन क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर, प्लानिंग ऑफ द थिंग्स, टेम्पल की प्लानिंग, ये सब था। ठीक है, फिर ब्रह्मस्थान में बताया गया एंड देन उसके बाद ना डाइनिंग रूम का पूरा प्लानिंग, बेडरूम, हर एक चीज़। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि बेडरूम में एक्चुअली देखा जाए तो वार्डरोब नहीं होना चाहिए, वार्डरोब है, ठीक है, तो उसका जो मिरर है वो अलग डायरेक्शन होना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो जैसे जैसे टाइम बदलता गया, वास्तुशास्त्र में बदलाव आते गए। पहले वास्तुशास्त्र जो था वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे के हिसाब से किया गया इन द ईस्ट, बट अब हम इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं। ओके बच्चा, तो ऐसा कुछ है इसका इन्फॉर्मेशन। आई होप मैंने समझाना सही समझाया। अब मैं पूरा रीड करके समझाऊँ तो इतना मतलब नहीं आता, तो मैंने मेन पॉइंट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करती गई। चलिए बच्चा, नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन डिस्कवरीज मेड बाय आर्यभट्टा इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आर्यभट्टा जी ने क्या क्या डिस्कवरीज की थी। तो देखिए, आर्यभट्टा तो हमें पता है ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर किया था ज़ीरो। और आप सोचिए, ठीक है, जैसे ज़ीरो लगता जाता है इंसान मिलीनर बनता जाता है ना, एक के पीछे ज़ीरो, 1 के पीछे ज़ीरो 10 रुपीज़, और यहीं पे ही 1 के पीछे 8 ज़ीरो तो करोड़पति। तो बेसिकली ज़ीरोज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो तो हमें पता ही है। ओके, सो ही रोट अ बुक कॉल्ड द आर्यभट्टियम। ओके, ये उनकी किताब थी। इस बुक के अंदर उन्होंने पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो हम 3.14 लेते हैं मैथ में, ठीक है, वो उन्होंने सजेस्ट किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पाए जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और वो मल्टीप्लायर होगा। मतलब पाए कैसे निकला था, तो पाए जो है वो बेसिकली सर्कमफेरेंस और सर्कल के डायमीटर के मल्टीप्लिकेशन में पाई की वैल्यू निकली थी। तो ऐसे कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अष्टांग मेथड बताया था,
मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, स्क्वायर रूट का। देखिए इसको हम लोग ना आज की भाषा में वैदिक मैथ बोलते हैं, ठीक है। तो वैदिक में मतलब कि वेदों के हिसाब से मैथमेटिक्स आई गई थी, ये तो उसी टाइम के हिसाब की बात है। अगर आप सच्ची में मैं बता दूं तो अगर आप इन सब चीज़ों को डीपली फॉलो करें ना, मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, मतलब आपके जितना स्ट्रॉन्ग मैथ तो किसी का भी नहीं, कैलकुलेटर से ज़्यादा आप शार्प हो जाएंगे, मैं सही बता रही हूँ। वैकेशन में ज़रूर ट्राई करना। चलो बच्चों, आर्यभट्टा जी ने कुछ किताबें लिखी थी, ओके। दशगीतिका, देन आर्यभट्टियम। इन दिस बुक I.R. सिद्धांता ही हैड डिस्क्राइब मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी के भी काफ़ी उन्होंने रूल्स बताए हुए थे। ही ऑल्सो फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, ठीक है। अब जैसे हम लोग तो खैर अंग्रेजी किताब कर रहे हैं तो हम लोग तो खैर पाइथागोरस करेंगे ना, ये कर रहे हैं, बट हमारे हिंदुस्तानियों ने भी कुछ कम नहीं किया था, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई थी, पर उनके नाम नहीं आते हैं। वेल, अब एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो आर्यभट्टा जी ने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, और इन्हीं के हिसाब से जो इंडिया का पहला सैटेलाइट जब हमने लॉन्च किया था तो उसका नाम हमने आर्यभट्टा ही रखा था। ही डिक्लेयर दैट अर्थ रोटेट इट्स ओन एक्सिस। उन्होंने बताया था कि अर्थ जो है ना वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है। अब अगर हम लोग हमारे थोड़ा प्रीवियस स्टडी याद करें तो हमें ऐसा बताया गया था कि कॉपरनिकस जो हैं उन्होंने बताया था, हाँ उन्होंने बताया था, ठीक है, वो भी हैं, बट हमारे आर्यभट्टा जी ने भी ये चीज़ बताई थी। और उन्होंने जो लूनार एक्लिप्स होता है, ठीक है, उसका शेडो किस तरीके से अर्थ पे पड़ता है, जो ग्रहण बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, उस हिसाब से, तो वो भी उन्होंने प्रूव किया था। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसे हम उसको ग्रहण क्यों कहते हैं। द इंडियन स्कॉलर यूज टू कॉल दिस शेडो एज अजहरभर, ठीक है, तो शेडो का नाम जो है वो अजहरभर शेडो नाम दिया गया है। तो ये बहुत डिटेल्ड है। ये सारे कंट्रीब्यूशंस थे आर्यभट्टा जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, विच आर दे, राइट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ देम, ठीक है। अब टोटल हमारे पास 6 टाइप्स हैं, वो मैंने लिख के रखा है, सब्सटीट्यूएंट फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग, प्लांटेशन एंड इंटेंसिव फार्मिंग। विच आर दे वो भी आगे, टोटल 6 है, ओके। राइट नोट्स ऑन एनी 4, तो मैंने 6 के 6 दिए हुए हैं बच्चा, तो आपको जो ईजी लगे आप वो 4 कर लेना, ठीक है। मैं तो बोलूँ 5 तो कर ही लेना, कभी एक बार भूल जाए, हम गजनी से कम थोड़ी है, ठीक है, हम भी चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो याद आ जाएगा इस बहाने। चलिए फिर भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये कुछ फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो ये फार्मिंग जो है वो स्मॉल फार्मर्स करते हैं सिंपल टूल्स को लेकर, ओके। तो ये फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, तो इसलिए वो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर अच्छी गुड क्वालिटी का नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये फार्मिंग काफ़ी लो होती है। और अगर हम ये कहें सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है, सर्वाइवल, तो बेसिकली ये फार्मर जो है जितनी फार्मिंग करते हैं ना बेटा, वो बाहर बेच ही नहीं पाते क्योंकि इतना प्रोडक्शन होता नहीं है, तो इसके लिए वो इसको खुद ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम देखें तो फार्मर जो है और उसकी फैमिली ही ये फार्मिंग में जो भी निकलता है प्रोडक्ट, ठीक है, वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं। दैट्स वाई इट्स नोन एज सब्सिस्टेंस, मतलब कि सर्वाइवल फार्मिंग, ओके। फिर आता है ड्राई फार्मिंग। अब ड्राई फार्मिंग जो है वो क्या होता है, बाय यूजिंग द मॉइस्चर एक्यूमुलेटेड विद इन द लैंड। अब क्या होता है ना कि लैंड के अंदर मॉइस्चर को एक्यूमुलेट किया जाता है और इसके लिए इसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ये उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती, सीधी सी बात है, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाइक, अब रेनफॉल नहीं होगा बच्चा तो आप खुद सोचिए ना कि वहाँ पर अगर हम देखें तो अगर पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो नदियाँ वगैरह भी अच्छे से होंगी नहीं। सो ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन थ्रू द ड्राई फार्मिंग, ओके। सो पीपल हु प्रैक्टिस ड्राई फार्मिंग, वो ज्वार, मिलेट, पल्सेस, ऐसी कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिनमें पानी की ज़्यादा खपत ना हो। अब गुजरात के अंदर वीट और ग्राम जो है वो ह्यूमिड सॉइल में ग्रो करते हैं हम लोग, वो भी मानसून ख़त्म होने के बाद, ताकि मिट्टी के अंदर पानी थोड़ा जमा हो जाए, ठीक है। अब फिर आता है वेट फार्मिंग। अब आप समझ लो, ठीक है, ये उन जगह पे होगा जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छा खासा है, हैवी है, ठीक है, उस हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इन केस ऑफ लेस रेन अगर नहीं है तो सेकंड क्रॉप जो होता है वो इरीगेटेड वाटर, मतलब कि जो वाटर हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं ना उसके थ्रू करते हैं। तो जैसे देखो पैडी में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, शुगर केन में पानी चाहिए होता है, तो ये हम लोग मानसून के सीजन में कर लेते हैं, ठीक है। बाकी का फिर जब वो पानी स्टोर्ड हो जाता है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्रॉप ले लेते हैं जहाँ पे पानी की थोड़ी कम रिक्वायरमेंट हो। शिफ्टिंग एंड फार्मिंग,
जूम फार्मिंग, ठीक है। अब ये फार्मिंग जो है उसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो फॉरेस्ट का लैंड होता है ना, ठीक है, उसको पहले पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ट्रीज वगैरह ब्रांचेस को बर्न कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे क्रॉप ग्रो करते हैं 2 से 3 साल तक, जब तक सॉइल की फर्टिलिटी रहती है। अब जैसे ही सॉइल जो है वो अनफर्टाइल होना शुरू होता है तो वो फिर वो जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ओके, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं दैट्स वाई जूम, मतलब कि शिफ्ट होते रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्लांटेशन। प्लांटेशन इट मीन्स फार्मिंग ऑफ ट्रीज और बुश, ठीक है, ट्रीज और बुश की। लॉट ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, फर्टिलाइजर का, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। और इसको काफ़ी लंबा समय लग जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने में, जैसे कि रबर हो गया, टी, कॉफ़ी, कोका, स्पाइसेस, कोकोनट, ठीक है, मैंगो वगैरह। तो इसके लिए ये लंबे समय आते, तो आपको पता है लाइक मैंगो जो है वो ऑलमोस्ट अपन को समर की सीज़न में मिलता है, ठीक है। एप्पल जो होंगे अभी तो खैर हर सीज़न मिलते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर आपको विंटर सीज़न में मिलते हैं। तो बेसिकली सीज़न वाइज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो इसमें काफ़ी मौजूद होते हैं। और दूसरा ये है कि ये हिली रीजन्स पे ज़्यादा, लाइक आपको पता है दार्जिलिंग वगैरह में जो है कॉफ़ी टी होता है, ठीक है, और केरला साइड जो है वो कॉफ़ी होता है, तो उन एरियाज में ही इसको किया जाता है। फिर आता है इंटेंसिव फार्मिंग, फार्मिंग डन यूजिंग द मैकेनाइज्ड टूल्स के इंटेंसिव, तो अच्छे खासे टूल्स ले लो, प्रॉपर इरीगेशन ले लो, ठीक है, तो वो वाली सारी फार्मिंग होती है जिसमें हम कैश क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, मतलब जिसको बेच कर बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। कॉटन, टोबैको, रबर, ये जो है वो इस फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई द फार्मिंग इज़ नोन एज द कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना बच्चा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर वीट क्रॉप, नेम द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स और द रीजन्स ऑफ इंडिया हैविंग इट्स नोटिसेबल प्रोडक्शन। तो देखिए वीट जो है ना वो बेसिकली हमारे इंडिया का सेकंड मोस्ट क्रॉप जो है वो कंज्यूम किया जाने वाला है आफ्टर पैडी, राइस के बाद यही होता है। ओके, तो अब ये ज़्यादातर स्टेपल फूड है नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का। हम लोग वेस्ट में रहते हैं ना, गुजरात, ठीक है, नॉर्थ हो गए तो आपको पता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, वो नॉर्थ साइड आ गए, ठीक है, तो उस हिसाब से। तो अब इन्होंने कंडीशन पूछी है, तो जो वीट है वो कैसा है, राबी क्रॉप है, ठीक है। राबी क्रॉप इसका मतलब कि इसको सॉइल कैसी चाहिए, फर्टाइल और ब्लैक सॉइल चाहिए, फर्टाइल लूमी ब्लैक सॉइल जो होती है ना वो, और पानी कितना चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। अगर प्रॉपर इरीगेशन अवेलेबल है तो हम लोग कम रेनफॉल में भी वीट को ग्रो कर सकते हैं। वीट जो है अब जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वीट ग्रो नहीं होता है, ठीक है। तो लाइक वीट को मॉडरेट अगर हम कहें तो टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें रेनफॉल भी हो, और जैसे अभी ठंडी का टाइम है वो वाला ज़्यादा ग्रो होते हैं। स्टेट्स कौन से हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पंजाब तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा ग्रो वहीं होता है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स जो रहते हैं इसके अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं। ओके बच्चों, अब ज़्यादा डिटेल बाकी तो आपको पता चल गया, जैसे हम पंजाब को हम लोग वीट बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर कोई खास बोला नहीं, बट थोड़ा इन्फॉर्मेशन 4 मार्क का है तो डालना तो पड़ेगा ना। ओके, नेक्स्ट, पुअर्स लिव इन रिच इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब गरीब जो हैं, ठीक है, वो शाहूकार देश में रहते हैं। अब अगर देश शाहूकार है तो लोग भी तो शाहूकार होने चाहिए ना, तो लोग गरीब कैसे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस पर कुछ टर्मिनोलॉजी से जो आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चन थोड़ा मैं बता दूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ओके, अब बेसिकली अगर आप इसको कोई रेफरेंस बुक देखें, लाइक कंपेनियन आप देख लीजिए, या जो आप शायद नवनीत यूज़ करते होंगे, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 मार्क का आता है। अब यहाँ पे ये गाला बुक में ये क्वेश्चन 4 मार्क का दिया है, तो इसके लिए हमें चीज़ें थोड़ी सी ऐड करनी पड़ गई, ठीक है। तो शायद आपको कभी स्कूल में ये चीज़ें लर्न करवाई नहीं होंगी, बट अब क्या करें, एज पर द 4 मार्क हमें डालना पड़ गया, वरना ये क्वेश्चन है ही सिर्फ 2 मार्क का। सो अब पॉवर्टी लाइन पहले डिसाइड करना पड़ जाएगा कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी हुई है कि जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे अर्बन एरिया में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है फिक्स होता है फॉर ₹1000 पर पर्सन एटलीस्ट, मतलब कि एक इंसान का एक दिन का खर्चा जो है वो 1000 रुपये रहता है, ठीक है। या अगर पूरा फैमिली देखिए हम लोग तो पूरा फैमिली का देखिए तो 5000 जितना रहेगा, लाइक हम मान के चलते हैं कि 5 लोग एक फैमिली के अंदर, लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारे कुछ इन्होंने टर्म्स दिए हुए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रही, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि टोटल जो पुअर हैं, ठीक है, एज़ पर द UNDP 2015 के हिसाब से जो पॉवर्टी इंडिया में 2011-12 में रिकॉर्ड की गई वो 21.92% था। इसका मतलब है कि टोटल पुअर जो है वो 26.93 करोड़ लोग हैं,
ओके 21.65 करोड़ पीपल जो हैं उसमें से रूरल में रहते हैं और 5.28 जो हैं वो अर्बन में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर उन्होंने बताया गया ये तो सबसे पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया का। गोवा में भी लो पॉवर्टी रेट है, अभी तो खैर नहीं है, ठीक है, पहले था। इन गुजरात द प्रपोर्शन ऑफ द पॉवर्टी 16.63%। छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इनके अंदर 30% से भी ज़्यादा प्रपोर्शन है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे स्टेट्स में, लाइक 29 स्टेट्स में उन्होंने इतने सारे स्टेट्स यहीं पे दे दिए कि जो लोग उसमें रेट में आते हैं, पॉवर्टी रेट में आते हैं, ठीक है। और जबकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के हैं, ओके, बट क्या है ना कि हमारे पास जो है वो नॉलेज उतना नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल्स अच्छे नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से इन नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। देखो ये 2015 की बात है, अभी तो 2022-23 चल रहा है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली रिफॉर्मेशंस तो आ गई हैं, तो ये पुरानी ही बात है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी वजह से क्या है ना कि पॉवर्टी जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया, रिच इंडिया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी डिक्रीज थ्रू द ओपनिंग ऑफ न्यू एरियाज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्लान मैन पावर, ठीक है। तो जो बेरोज़गारी है इंडिया के अंदर वो हम डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम लोग नए एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकालें। तो लाइक सी अभी तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गई हैं, बिजनेस मैनेजमेंट आ गया है, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग चीज़ों के लिए आ गया है, मार्केटिंग, कैटरिंग, मतलब अभी तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है। तो अगर हम ये न्यू डिमांड्स देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के, तो गवर्नमेंट ने भी आपको पता होगा अपग्रेड कर लिया है स्कूल और कॉलेजेस, ठीक है। करिकुलम्स में आप देख ही रहे हो, NEP लेके आ रहे हैं, नए नए टीचिंग मेथड लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ किताबी कीड़े बन के नहीं रहें, उनके पास स्किल भी हो, नॉलेज भी हो, और वो फ्यूचर में अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ सेवरल स्टार्टेड शॉर्ट टर्म डिप्लोमास कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक दे हु डू नॉट विश टू गो फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है, अब वो इस तरीके से कुछ कोर्सेज लेकर इजीली जॉब जो है वो ले सकते हैं, ओके। विथ रेस्पेक्ट टू द रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्किल्स, आर्टिजन्स, इंजीनियर्स जो है नए नए कोर्सेज बनाते गए हैं, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट पे जो है लोगों को गवर्नमेंट लोन दे रही है ताकि वो अपना बिजनेस सेट कर पाए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स बन पाए। अभी शार्क टैंक आता है ना, वो इसमें एक तो दिखा रहे हैं कि इतने सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, और हमारे इंडिया में भी बहुत स्टार्टअप्स हो गए हैं। यूनिकॉर्न्स आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो यूनिकॉर्न्स क्या होता है? यूनिकॉर्न्स मतलब कि जो 5-6 साल में समथिंग कुछ बिलियन जितना कुछ वो लाइक ना इंडस्ट्रीज अपना जो है सेटअप कर लेते हैं, उसको हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी वर्ड याद नहीं आ रहा। तो वेल इन शॉर्ट अभी जो है ना वो काफ़ी ट्रेडिंग्स वगैरह आ गई हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ किया जा सकता है, और ये मैनुअल तरीके गवर्नमेंट लेके आ रही हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ चुका आपको इसका मीनिंग क्या है। नाउ विच राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कौन से राइट्स जो हैं वो बच्चों के लिए दिए गए हैं। तो देखिए अब हर एक बच्चा जो है वो बिना कोई भेदभाव के अपनी ज़िंदगी जी सकता है, बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ अ राइट ऑफ द चाइल्ड टू गेट प्रॉपर अपब्रिंगिंग बाय द पेरेंट। अब लाइक अगर बच्चे को बर्थ दिया है तो पेरेंट्स जो है उनको उसकी अच्छे से अपब्रिंगिंग करनी ही है, ठीक है। देन इट इज़ लीगल राइट ऑफ द चाइल्ड टू गेट एजुकेशन, ठीक है। वो एजुकेशन लेने का उसका पूरा अधिकार है, हेल्दी लाइफ लेने का पूरा अधिकार है उसके पास, ठीक है। एवरी चाइल्ड हैज़ टू कंजर्व हिज कल्चर और अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ रहकर वो हायर स्टडीज़ कर सकता है। लाइक ये सारी जो है वो सिक्योरिटीज़ जो है वो बच्चे को दी गई हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रोविजंस मेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड द वेलफेयर ऑफ द एल्डरली पीपल, ठीक है। तो अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस जो है वो बनाए गए हैं। तो लाइक द नेशनल पॉलिसी हैज़ प्रोवाइडेड पेंशन टू एल्डरली पीपल, ठीक है। पेंशन आ गई अभी, पेंशन के ना जैसे कि कोई 30-35 का हो तो वो पेंशन के लिए जो क्या बोलते हैं LIC जैसे होता है ना, ठीक है, वो ऐसे कुछ फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने कुछ पैसे डाल दे, फिर उस टाइम के बाद उनको पेंशन मिलेगी जब वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे। हाई इंटरेस्ट रेट इज़ प्रिस्क्राइब्ड ऑन देयर सेविंग्स, ठीक है। उनकी सेविंग्स पे अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो पोस्ट ऑफिस और बैंक्स देती हैं, तो वो एक तरीके की उनके पास इनकम आ जाती है।
फिर आता है दे आर गिवन 30 to 50% कंसेशन ऑन द बसेस वगैरह होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ओल्ड एज होम्स, वृद्धाश्रम जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किए गए हैं अच्छी खासी फैसिलिटीज़ के साथ। और नंबर ऑफ सीट्स इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपको पता हो जब आप बस वगैरह में ट्रैवल करते, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उसके ऊपर लिखा था रिजर्व फॉर सिटीजन्स, ठीक है, एल्डर सिटीजन्स होते हैं, तो इस तरीके से उनको दिया गया है। पेरेंटल केयर और वेलफेयर एक्ट के अनुसार, ठीक है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ से भी उनको अगर वो कंप्लेन करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जो उनको परेशान करते हैं। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पेरेंट इज़ इम्पोज्ड ऑन देयर चिल्ड्रन, ठीक है, हमारे ऊपर, हम बच्चे हैं ना, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमारे पेरेंट्स को अच्छे से रखें। द गवर्नमेंट ऑनर्स द सिटीजन फॉर द कंट्रीब्यूशन मेकिंग द नेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है जो सिटीजन्स उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी नेशन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, उनको बायकात उनको रिवॉर्ड, ऑनर, प्राइजेस भी दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, अब ये है मैप, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला जो है वो है कान्हा नेशनल पार्क। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा रखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो ये रहा उसका सिंबल, दिख रहा है ना, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो नल सरोवर सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, गुजरात में है, देखिए ये है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे साइड में स्टेट भी लिख के रखे हुए हैं ताकि आपको पता चले कि गुजरात किस एरिया में कहा जाता है, मध्य प्रदेश मैप में कहाँ आता है, ओके बच्चों। फिर आता है शुगर। अब शुगर में तो उन्होंने एक ही बोला हुआ है, बट मैंने आपको 3-4 तो दे ही दिए, जैसे हर बार मैं देती हूँ, आपको पता ही है। शुगर का मैंने SU सिंबल लगाया हुआ है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, ओके। तो आप ग्रीन कलर का मार्किंग देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है टोबैको। टोबैको में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। आसाम TO मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है चिन्ह, ओके। फिर आता है रेलवे इंजिन्स, उसमें मैंने सर्कल किया हुआ है वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर, ठीक है, वाराणसी, ये रहा वाराणसी, ठीक है। फिर आता है जूट इंडस्ट्री, ये वाला देख सकते हो ना, जूट इंडस्ट्री क्या है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, मतलब मेनली तो वहीं से ही है क्योंकि हुगली रिवर के हिसाब से काफ़ी चीप पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए वेस्ट बंगाल ही एक लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सारे के सारे इसमें नहीं किए, ठीक है ना, क्या वो खिचड़ी बन जाती, तो मैंने जो नीचे रेलवे इंजिन्स है ना वो सब मैंने, रेलवे इंजिन्स तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी जो वाटरवेज है वो मैंने यहाँ पे कर लिया। तो नेशनल वाटरवे 2, अब ये नेशनल वाटरवे यहाँ तो जो इसके साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के थ्रू जो जाता है रास्ता, तो वो असम के थ्रू होकर जाता है धुबरी से सदिया, तो देखिए ये वाला मैंने लिखा हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक एयरवेज दिया हुआ है मुंबई टू दिल्ली, सॉरी दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, तो दिल्ली टू मुंबई वाला ये एयरवेज, ओके बच्चों। तो यहाँ पे आपका मैप भी हो गया है क्लियर। आई होप आपको समझ में आ चुका। अब मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया समझाने में, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने क्वेश्चंस में कवर कर ली। तो चलिए बच्चों, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम पेपर 5 स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे, और कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव कमेंट तो हमारे लिए बूंद की तरह होते हैं, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि हम अच्छे से करें। होता है ना, जब आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को हमारा मेहनत पसंद आ रहा है, तो हम और ज़्यादा उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग। आपके प्री बोर्ड के रिजल्ट्स जो भी आए मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको और क्या हेल्प चाहिए मेरे यहाँ से आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। बाय बाय बच्चा, टेक केयर।